हेलो एवरीवन, दिस इज़ मोनिका। और आज का हमारा टॉपिक है स्कोप ऑफ वेरिएबल और उसके टाइप्स जो है स्टैटिक स्कोपिंग एंड डायनामिक स्कोपिंग। ठीक है, तो हमारे लेक्चर की आउटलाइन जो है वो भी यही रहेगी कि आज हम डिस्कस करेंगे इस वेरिएबल का स्कोप क्या होता है और ये कितने टाइप का होता है, ये स्टैटिक स्कोपिंग क्या होती है, डायनामिक स्कोपिंग क्या होती है और इनकी एग्जांपल, जिससे हमें पूरा क्लियर हो जाएगा कि स्टैटिक स्कोपिंग का जो रिजल्ट है वो क्या आता है और डायनेमिक स्कोपिंग का जो रिजल्ट है वो सेम प्रोग्राम का डिफरेंट कैसे आता है। ठीक है, तो डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले है हमारे पास स्कोप ऑफ वेरिएबल, कि जो स्कोप है हमारे वेरिएबल का वो होता क्या है बेसिकली। तो जैसे हम अपना वेरिएबल जो है वो एक डिक्लेयर करते हैं, उसको हम डिफाइन करते हैं, उसको यूज़ करते हैं। तो वेरिएबल को जिस भी एरिया में हम डिक्लेयर कर रहे हैं या फिर जिस भी एरिया में उसको हम डिफाइन कर रहे हैं, तो उस एरिया को हम बोलते हैं स्कोप ऑफ वेरिएबल, कि उसी पर्टिकुलर ब्लॉक में वो हमारा एक्सेस हो सकता है। और अगर हम किसी फंक्शन में किसी वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं, उसको इनिशियलाइज कर रहे हैं, तो उसका जो स्कोप है वो पर्टिकुलर फंक्शन में ही रहेगा, उसके पर्टिकुलर ब्लॉक में ही रहेगा। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट स्कोपिंग हमारे पास अवेलेबल है। एक है स्टैटिक स्कोपिंग और एक है डायनेमिक स्कोपिंग। तो इसका हम डिफरेंस देख लेते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है और इनको हम कैसे इवेलुएट करते हैं। अगर स्टैटिक स्कोपिंग यूज़ कर रहे हैं तो अगर उसमें किस तरीके से इवेलुएशन होगी, एंड अगर हम डायनामिक स्कोपिंग यूज़ कर रहे हैं तो वो किस तरीके से होगी। इनका रिजल्ट हम वन बाय वन एग्जाम्पल्स के थ्रू देखेंगे। ठीक है, तो चलिए, हमारे पास स्टैटिक स्कोपिंग है, डायनेमिक स्कोपिंग है। तो जो स्टैटिक स्कोपिंग है वो डिपेंड करती है कि जो हमारा प्रोग्राम है उसकी फिजिकल स्ट्रक्चर कैसी है। मींस कि हमने जो प्रोग्राम है उसको हम किस तरीके से फंक्शंस उसमें हम कॉल करवा रहे हैं, और उन फंक्शंस में हमारा जो पर्टिकुलर वेरिएबल हम यूज़ कर रहे हैं उसकी वैल्यू कहाँ पे असाइंड है, वो उसका पूरा स्कोप जो है वो स्ट्रक्चर के बेसिस पे डिफाइन करेगा। ठीक है, एंड जो इसमें स्कोपिंग जो होती है वो कंपाइल टाइम पे होती है। मींस कि जब हमारा प्रोग्राम हमने लिख दिया है और वो कंपाइल हो रहा है, तो उस टाइम पे जो पर्टिकुलर वो प्रोग्राम चेक करेगा और उसमें जो भी ब्लॉक्स क्रिएटेड होंगे उसके अकॉर्डिंग ही हमारे वेरिएबल को वैल्यू असाइन होगी। ठीक है, तो इसमें कंपाइलर क्या करता है, पहले जो करंट ब्लॉक को वो इवेलुएट कर रहा है उसमें चेक करेगा कि जो भी पर्टिकुलर वेरिएबल को हम यूज़ कर रहे हैं उसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, अगर उसकी वैल्यू उसको करंट ब्लॉक में मिलती है तो ठीक है, अदरवाइज ग्लोबल वेरिएबल पे जाएगा। ग्लोबल में भी नहीं मिलती है तो उसके और स्मॉलर स्कोप मीन्स डेटा एरिया में वो चेक करेगा। ठीक है, और जो हमारा स्टैटिक स्कोपिंग है ये रन टाइम जो फंक्शन कॉल होती है, मीन्स के फंक्शन जो कॉल हो रहे हैं, स्टैक बन रहा है, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। ये सिर्फ डिपेंड करेगा हमारा जो इसका जो वेरिएबल है वो सिर्फ चेक करेगा कि करंट ब्लॉक में है या नहीं है। अगर नहीं है तो वो ग्लोबल को रेफर करेगा। ओके, जो डायनेमिक स्कोपिंग है हमारी, इसमें इसकी जो वेरिएबल की जो वैल्यू जो असाइन होगी वो मोस्ट रीसेंट वैल्यू यूज जो हुई है, जो भी मोस्ट रीसेंट वैल्यू इनिशियलाइज हुआ है जिससे वेरिएबल, वो वैल्यू हमारी असाइन होगी। ठीक है, और जो इसका स्कोप है वो हमारा रन टाइम पे ही इवेलुएट होता है, रन टाइम पे ही फिक्स होता है। तो इसमें क्या होता है, पहले करंट ब्लॉक में चेक करेगा, अगर उसमें नहीं मिलती है तो जो फंक्शन उसको कॉल कर रहा है उसमें चेक करेगा। मीन्स जो भी कॉलिंग फंक्शन है उसको चेक करेगा, प्रीवियस फंक्शंस को। ओके, और जब भी इसमें फंक्शन कॉल होगा तो इसमें स्टैक बनता रहेगा, स्टैक में उस फंक्शंस के जो भी कंटेंट्स हैं वो पुश होते रहेंगे। तो इनकी हम एग्जाम्पल समझ लेते हैं, एग्जाम्पल से ये आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल 1 देख लेते हैं। अगर हमें स्टैटिक स्कोपिंग लगानी है किसी प्रोग्राम में तो वो किस तरीके से हम उसको इवेलुएट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस फंक्शन में हमारे पास ग्लोबली 2 वेरिएबल को हम यूज़ कर रहे हैं, डिक्लेयर किया है हमने, और उसमें वैल्यू इनिशियलाइज करवा दी है, ए की वैल्यू 20 एंड बी की वैल्यू 30। ठीक है, जब भी हम कोई स्कोपिंग का प्रोग्राम सॉल्व करेंगे तो हमें एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि हम स्टैक यूज़ करेंगे। स्टैक अगर आप यूज़ करते हो तो आपको फंक्शन को एग्जीक्यूट करना, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना, उसकी आउटपुट फाइंड आउट करना ईजी हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे प्रेफर करूँगी कि मैं एक स्टैक बनाऊँ। स्टैक मैं यहाँ पे लेफ्ट टू राइट बना रही हूँ, वैसे हम टॉप बॉटम टू टॉप बनाते हैं, बट यहाँ पे स्पेस की वजह से मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे जो मेरा स्टैक है वो लेफ्ट से स्टार्ट करके राइट पे ग्रो करूंगी। ठीक है,
तो मेरा ये है, इसमें मैंने एक मेन फंक्शन कॉल करवाया, मेन के कंटेंट्स मेरे पास यहाँ पे स्टैक में पुश हो गए। अब यहाँ पे क्या है, एक ए वेरिएबल जो है डिक्लेयर हुआ है एंड एक बी वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है। ए में वैल्यू 1 है, बी में वैल्यू 2 है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इसकी आउटपुट लिखते रहेंगे कि जो भी आउटपुट आएगी। ठीक है, उसके बाद थर्ड लाइन है सी फंक्शन को कॉल करना। तो जब भी हम फंक्शन को इवेलुएट करते हैं, जो भी प्रोग्राम हमें दिया हुआ है, तो अगर कहीं पे कॉलिंग आती है तो कॉलिंग के टाइम पे स्टैक में उस कॉल्ड फंक्शन के कंटेंट्स पुश होंगे। तो जैसे यहाँ पे थर्ड लाइन आई कॉलिंग की, तो हम क्या करेंगे, सी फंक्शन को कॉलिंग में पहुंच जाएंगे। जो कंट्रोल है हमारे प्रोग्राम का वो सी में पहुंच जाएगा। अब सी में क्या हो रहा है हमारे पास, यहाँ पे सबसे पहले बी एक वेरिएबल यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं विद वैल्यू 5। ठीक है, सेकेंड लाइन है printf a एंड b। अब देखो हमने क्या पढ़ा था स्टैटिक स्वैपिंग में कि जब भी हमारे पास कोई वेरिएबल करंट ब्लॉक में डिफाइन नहीं है या करंट ब्लॉक में उसको हमने डिक्लेयर नहीं किया है, तो हम कौन से जगह से पर्टिकुलर वेरिएबल को एक्सेस करेंगे, हम ग्लोबल में एक्सेस करेंगे। तो हमारा जो सी ब्लॉक है इसमें ए हमने डिफाइन नहीं किया है, तो हम कौन सी वैल्यू उठाएंगे, ग्लोबल वेरिएबल की। ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू क्या है यहाँ पे, तो सी फंक्शन में हमारे पास 20 आ गई वैल्यू और b की वैल्यू क्या है 5, क्योंकि इसमें ऑलरेडी b डिफाइंड है तो वही वैल्यू हो जाएगी 5। ठीक है, इसके बाद इस लाइन को एग्जीक्यूट करने के बाद हम थर्ड लाइन पे चलते हैं। तो यहाँ पे थर्ड लाइन में क्या हो रहा है, डी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। डी फंक्शन को कॉल करेंगे तो हमारे इसके भी कंटेंट्स हमारे पास क्या होंगे, स्टैक में पुश हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आ गया डी में क्या हो रहा है देख लेते हैं, printf a एंड b। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। अगर ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गई तो आपको सारे एग्जाम्पल समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो स्टैटिक स्कोपिंग डायनामिक स्कोपिंग कैसे हो रही है वो एग्जाम्पल इसमें समझना बहुत जरूरी है। तो printf a एंड b। अब देखो डी जो हमारा फंक्शन है इसमें हमने कोई भी वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन नहीं करवाया है, तो ये डायरेक्टली किसको यूज करेगा, जो हमारे ग्लोबल वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू को एक्सेस करेगा। तो डी का यहाँ पे आउटपुट क्या आ रहा है, 20 एंड 30। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, a इज इक्वल टू 6 एंड b इज इक्वल टू 7। अब ये वेरिएबल हमारे यहाँ पे क्या हो रहे हैं, इनको नाम नई वैल्यू दे रहे हैं 6 एंड 7 टू a एंड b रिस्पेक्टिवली। बट यहाँ पे हमने कोई भी वेरिएबल जो है डिक्लेयर नहीं करवाया, तो यहाँ पे ये जो 6 एंड 7 है वो ग्लोबली हमारे वेरिएबल को चेंज कर देंगे। ठीक है, मीन्स a एंड b की जो ग्लोबल वैल्यू थी उसको ही चेंज करेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा था स्टैटिक स्कोपिंग में अगर करंट ब्लॉक में हमारी वेरिएबल डिक्लेयर नहीं है तो वो ग्लोबल को एक्सेस करेंगे। यहाँ पे 6 एंड 7 ग्लोबली चेंज हो गया। इसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे थर्ड लाइन इज कॉलिंग ई फंक्शन। अब फिर से क्या होगा, यहाँ पे एक और फंक्शन के कंटेंट्स स्टैक में पुश हो जाएंगे। अब देख लेते हैं ई में क्या है। अब ई में देखो यहाँ पे एक वेरिएबल विच इज a यहाँ पे हम डिक्लेयर कर रहे हैं 8। ठीक है, इसके बाद सेकेंड लाइन है printf a एंड b। अब देखो यहाँ पे फिर से क्या हो रहा है, e के कंटेंट्स क्या आ रहे हैं प्रिंट के, a एंड b। a हमारा ऑलरेडी इसमें डिक्लेयर्ड है विच इज 8, b क्या है, डिक्लेयर्ड नहीं है, तो ये क्या करेगा, ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करेगा। तो ग्लोबल वेरिएबल में क्या है वैल्यू हमारे पास 7। ठीक है, इसके बाद ये प्रिंट हो गया। यहाँ पे नेक्स्ट लाइन क्या है, a इज इक्वल टू 9, मीन्स a इज इक्वल टू 9 कहाँ पे चेंज होगा, यहीं पे चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमारा वो उसमें ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है e में। इसके बाद क्या होगा, b इज इक्वल टू 10। अब b हमारे पास e ब्लॉक में नहीं है तो ये कहाँ पे चेंज होगा, ग्लोबली यहाँ पे। ठीक है, अब क्या है, हमारा ये फंक्शन जो है ओवर हो गया यहाँ पे, तो इसके कंटेंट हमारे क्या हो जाएंगे, पॉप हो जाएंगे स्टैक से। ठीक है, ये पॉप हो गया, कंट्रोल बैक टू फंक्शन डी। इसके बाद यहाँ पे आ गया, इसकी नेक्स्ट लाइन जो है वो एग्जीक्यूट होगी। तो डी फंक्शन में ई कॉलिंग के बाद जो भी लाइन है विच इज printf a एंड b हमारे पास वो एग्जीक्यूट होगी। तो printf a एंड b यहाँ पे हम लिखेंगे कि ये d का प्रिंट है। तो प्रिंट a एंड b में क्या है हमारे पास, देखो यहाँ पे क्या था, कोई भी a एंड b हमने डिक्लेयर नहीं किया है, तो कौन सी वैल्यूज हमारी एक्सेस होंगी, ग्लोबल। तो 6 एंड 10 जो आउटपुट है हमारी वो आ जाएगी। ठीक है जी,
अब इसके बाद क्या है, हमारा डी भी ओवर होता है, तो इसके भी कंटेंट जो है हमारे पॉप हो जाएंगे स्टैक से और कंट्रोल बैक टू सी। तो डी कॉलिंग के बाद हमारा जो भी लाइन है विच इज printf a and b, printf a and b ये एग्जीक्यूट होगा। तो हमारे पास सी के कंटेंट्स क्या है, आप देखो यहाँ पे ए हमारा डिक्लेयर्ड नहीं है, तो कौन सा हमारा वेरिएबल यूज होगा, ग्लोबल, 6 आ गया। उसके बाद बी हमारा डिक्लेयर्ड है, क्या है 5, तो इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट लाइन क्या है, a इज इक्वल टू 11 एंड b इज इक्वल टू 12। अब देखो a इज इक्वल टू 11, यहाँ पे a है कहीं पे डिक्लेयर हुआ नहीं, तो ये ग्लोबली चेंज करेगा 11, और b 12, तो b हमने ऑलरेडी यहाँ पे क्या किया हुआ है, डिक्लेयर किया हुआ है, तो इसमें वैल्यूज चेंज होंगी। ठीक है, इसके बाद क्या है, हमारा सी फंक्शन भी कंप्लीट होता है, तो इसके भी जो कंटेंट्स हैं वो पॉप हो जाएंगे। एंड कंट्रोल बैक टू मेन में हमारे पास नेक्स्ट लाइन है printf a एंड b। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ क्या आएगा, मेन। अब देखो यहाँ पे a एंड b की वैल्यू क्या है, a 1 एंड 2, क्योंकि ऑलरेडी इसमें डिक्लेयर्ड है हमारे पास 1 एंड 2। ठीक है, नेक्स्ट लाइन फिर से यहाँ क्या हो रहा है, डी फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं। ठीक है, डी फंक्शन को अगर हम कॉल कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि इसके कंटेंट्स पॉप हो चुके हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, इसी जगह में आ जाएंगे, क्योंकि ये हमारी जो स्टैक का एरिया है वो हमारा पॉप हो चुका है, तो ये फ्रीली अवेलेबल है। बट यहाँ पे क्या है, मैं लिख चुकी हूँ, तो इसलिए मैं इसको नीचे लिखूंगी, या फिर हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, बट होगा क्या, यहीं पे कंटेंट्स आएंगे, बट फॉर द क्लैरिटी हम यही लिख रहे हैं, printf a एंड b। तो पहली लाइन क्या है हमारी, printf a एंड b, तो यहाँ पे क्या होगा, d के कंटेंट्स क्या आ रहे हैं, a एंड b। d में हमने कोई भी वेरिएबल a एंड b को डिक्लेयर नहीं किया है, तो रिजल्ट क्या आएगा, 11 एंड 10। ठीक है, इसके बाद a इज इक्वल टू 6 एंड b इज इक्वल टू 7, तो फिर से हमारे पास ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा 6 एंड 7। ठीक है, इसके बाद क्या हो रहा है, e फंक्शन कॉल हो रहा है, तो e को हम चेक करेंगे, e के कंटेंट्स पुश करेंगे ऑन द स्टैक। a हमने 8 यहाँ पे डिक्लेयर किया है, इसके बाद हमारे पास है लाइन a एंड b को प्रिंट करने की, तो यहाँ पे e का क्या आएगी वैल्यू, a की हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है 8, b की है नहीं है, तो ग्लोबली एक्सेस करेंगे, ग्लोबली वैल्यू हमारे पास क्या है 7 है, तो वो आउटपुट आ जाएगी। इसके बाद क्या हो रहा है, a इज इक्वल टू 9 एंड b इज इक्वल टू 10। a हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे है, तो यहीं पे चेंज हो जाएगी, b की वैल्यू हमारे पास ग्लोबली चेंज होगी। ठीक है जी, उसके बाद ये कंप्लीट होता है, तो ये क्या हो जाएगा, पॉप हो जाएगा। एंड कंट्रोल बैक टू डी फंक्शन। नेक्स्ट लाइन है printf a एंड b, तो यहाँ पे क्या होगा, इसके आउटपुट यहाँ लिख रही हूँ मैं, d a एंड b यहाँ पे क्या है हमारे पास, ग्लोबली एक्सेस होंगे, तो ग्लोबली क्या है हमारे पास अवेलेबल 6 एंड 10। ठीक है, इसके बाद ये कंटेंट्स भी हमारे पॉप हो जाएंगे, क्योंकि फंक्शन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। कंट्रोल विल बैक टू मेन फंक्शन। यहाँ पे हमारा printf a एंड b नेक्स्ट लाइन है ये। ठीक है, तो printf a एंड b, तो a एंड b हमारे क्या है यहाँ पे 1 एंड 2, तो मेन की क्या वैल्यू आ गई 1 एंड 2।